हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टेप अप क्लासेस। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टेप अप क्लासेस पर। फ्रेंड्स, एलटी ग्रेड साइंस का एक बैच चल रहा है और आपको पता है आज डेट डिक्लेयर हो गई है। और अगर आपका साइंस का एग्जाम है, देखो वैसे तो 5 मेन सब्जेक्ट के लिए ही है, लेकिन अगर आपके पास साइंस है तो साइंस का जो एग्जाम होने वाला है वो 7 दिसंबर को होने वाला है। 7 दिसंबर 2025 को होने वाला है। ठीक है, और अगर आपके पास मैथ है तो इसका एक दिन पहले 6 में होगा। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो खैर, हम साइंस की तैयारी यहाँ पे करा रहे हैं, आपकी एलटी ग्रेड साइंस की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे टीजीटी की आपकी तैयारी कराई है सेम उसी लेवल से हम आपकी साइंस की तैयारी करा रहे हैं। एक एक टॉपिक की एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके करा रहा हूँ ताकि आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाए। जनरली सबकी यही डिमांड रहती है कि सर टॉपिक्स तो सब करा रहे हैं तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं मिल रहे, और अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं सब लोग तो टॉपिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे दोनों चीजों को लेके चल रहा हूँ, आपका टॉपिक भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। ठीक है, तो चीजों में अभी टाइम लग रहा है। टाइम लगने का एक दूसरा रीजन भी है कि ये वो चैप्टर है जो आपके एलटी ग्रेड में बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई भी कंटेंट एलटी ग्रेड में नहीं आता, और इसलिए ये 3-4 जो चैप्टर मेन मेन थे वो मैंने आपको क्लियर करा दी केमिस्ट्री के। एंड फ्रॉम द मंडे ऑनवर्ड्स, कल नहीं मंडे से हम टीजीटी ग्रेड में साइंस में ही हम फिजिक्स को शुरू करने वाले हैं। और फिजिक्स में भी फिर से वही बात कि पहले वो चैप्टर कराऊंगा, पहले वो आपके टॉपिक क्लियर कराऊंगा जो ज्यादा मार्किंग के आते हैं और वो टीजीटी साइंस में आपने नहीं पढ़े होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा टीजीटी। ठीक है, एलटी ग्रेड साइंस में फिजिक्स का बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और जो आपने अगर टीजीटी लिया हुआ है तो अपने हिसाब से जो भी चल रहा है उसमें वो भी आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, से प्रैक्टिस क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन में से मैं आपको बता दूं, ये पार्ट नंबर 5 होने वाला है इस पूरे चैप्टर का। और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमने 1 to 15 हम देख चुके हैं, 1 से लेकर 15 तक के, और आज हम 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बफर सॉल्यूशन में आपको एक चीज तो क्लियर होगी होगी कि हमें हेंडरसन इक्वेशन जो है उसी के आसपास की सारी चीजें मिलती है, तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होते भी हैं। फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है, a student prepare a buffer by mixing 0.2 m CH3COH, जिसका K जो वैल्यू दिया हुआ है 1.8 into 10⁻⁵ दिया हुआ है, एंड 0.1 m CH3CONA। एक छात्र 0.2 m CH3COH और 0.1 m CH3CONA मिलाकर बफर बनाता है, इसका पीएच क्या होगा? फ्रेंड देखो, जब भी बफर की बात आती है तो वो बफर किससे बन रहा है इसके बेस पर भी थोड़ा आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हर बार पीएच पूछा है तो हर बार पीएच का फॉर्मूला ही डायरेक्ट यूज हो जाएगा, नहीं। हेंडरसन इक्वेशन में पीएच और पीओएच दो इक्वेशन अलग अलग है, और पीओएच को हम बाद में पीएच में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज द कंसेप्ट। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब पीएच वाला डायरेक्ट निकलेगा और कब पीओएच वाला निकाल के फिर पीओएच निकालेंगे। समझ गए? मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि हमारे पास दो इक्वेशन होती है, एक होती है पीएच बराबर पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड एक ये होती है, और दूसरी कौन सी होती है? पीओएच इज इक्वल पी के ए प्लस पी के बी आ जाएगा, बेस के लिए पी के बी एंड सॉल्ट अपॉन बेस, ये होती है। तो यहां से आपका पीओएच निकलता है। जनरली क्या करता है वो कि पीएच निकलवा देता है, आंसर पीएच में मांगता है। तो अगर पीओएच आ जाता है फिर आप पीएच निकाल सकते हैं इजीली 14 माइनस पीओएच से। तो इस वाले इक्वेशन को दिया हुआ है, या पहले वाले से काम चलेगा या फिर तीसरे वाले भी साथ में लगानी पड़ेगी पीओएच वाले के। तो ये आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना है, और ये कैसे पता लगेगा कि आपको एसिड कौन सा दिया हुआ है। अगर आपको कोई वीक एसिड या वीक बेस दिया हुआ है तब आपको इजीली पता लग जाएगा। ठीक है, तो वीक एसिड के लिए तो सिंपल पीएच निकाल सकते हैं, और अगर वीक बेस दिया हुआ है तो आप पहले पीओएच निकालेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 14 माइनस पीओएच करके आपको पीएच, ये आपका थोड़ा सा चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब ये चीजें बेसिक है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। देखो, इन्होंने कहा 0.2 m CH3COH है। ध्यान देना फ्रेंड्स, ये कैपिटल M है, ये मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोलैरिटी होता है मोल्स पर वॉल्यूम, मोल्स पर वॉल्यूम, तो ये मोलैरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.2 m। अब अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CONA दैट इज सोडियम एसिटेट, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 m, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि ये जो है हमारा CH3CONA ये सॉल्ट है और ये हमारा एसिड है। तो अब जब हमें ये पता है कि हम वीक एसिड यूज कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमें पता है कि पीएच फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा? पी के ए प्लस लॉग
CH3COONA, that is soy, and divided by concentration of CH3COH, that is acid. ये हमारी पूरी क्वेश्चन लिखी जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? सॉल्ट अपॉन एसिड। खैर, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखो, सबसे पहली बात है pKa कितना है। हमें जो वैल्यू दी गई है वो Ka दी गई है कि a बराबर कितना दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁻⁵। फ्रेंड्स, अगर हम इसका नेगेटिव लॉगरिथम करें तब आपको pKa मिलेगा और वो होता है 4.74। ये इसका pKa होता है। तो जब हमें ये पता लग गया कि k से 1.8 इंटू 10⁻⁵ अगर है तो pKa कितना आता है 4.74 आता है, तो हम डायरेक्टली वैल्यू रख लेते हैं। अब आपको अगर सर डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हो, सॉल्व करना सिखा दो, तो मैं आपको बताता हूँ जो पिछले 15 क्वेश्चन गए हैं उसमें किसी एक क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया हुआ है कि कैसे आया। ओके, चलो शुरू करते हैं। फिर pH बराबर pKa की वैल्यू 4.74 प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 0.1 डिवाइडेड बाय 0. ये हो गया। ठीक है, तो pH बराबर कितना आ जाएगा 4.74 प्लस log ऑफ 1/2, ये हो गया। अब ध्यान दो, 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं pH बराबर 4.74 माइनस log ऑफ 2। मैं देखो एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ इसका। ठीक है, तो pH बराबर कितना आ जाएगा 4.74 माइनस log 2 की वैल्यू, और log 2 की वैल्यू होती है 0.30। वैसे तो 0.3010 होती है, लेकिन 0.30 से हमारा काम चल जाएगा। तो अब pH यहाँ से कितना आ गया, pH आ गया 4.4। सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो बात समझ में आई जो मैंने बताई। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप वीक एसिड यूज कर रहे हो या वीक बेस, और फिर उसके अकॉर्डिंग पीएच वगैरह में निकालना। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन जो भी दिया होगा रख दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक बात हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के साथ अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो स्टार्टिंग में उसका कोई खेल नहीं है, वॉल्यूम का खेल होगा बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, to prepare a buffer of pH 5, which combination is most suitable? pH 5 का बफर बनाने के उपयुक्त संयोजन कौन सा है? फ्रेंड देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर pH चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर pH चाहिए, तो इसकी जो वैल्यू आ सकती है वो pKa प्लस माइनस 1 से आ सकती है। समझ लो, हाँ या ना? प्लस माइनस 1 से आ सकती है। तो इनमें से सबसे सुटेबल कौन सा होगा? इन सब में कौन सा सुटेबल होगा और किसका सॉल्ट वगैरह भी सुटेबल होगा, ये हमें बता। इन सब की पीके वैल्यू दे रखी है। तो देखो, हमें क्या देखना होता है इसमें कि जो भी पीएच बनाना है, जो भी पीएच बनाना है उसकी रेंज ले लेंगे। ठीक है, पीके के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं यहाँ पे पीके CH3COH के लिए रखूं तो ये कितनी रेंज के पीएच को बना सकता है, कितनी पीएच रेंज का बफर बना सकता है? वो आएगी किससे? 4.74 प्लस 1 एंड माइनस 1 से। तो यहाँ पर पीएच की इसकी दो वैल्यू आ गई, 3.74 से लेके 5.74 पीएच तक का ये बना सकता है। इस पूरी रेंज में बना सकता है। तो हमें कितने का पूछा था? पीएच 5 का। तो जाहिर सी बात है CH3COH तो यूज हो सकता है। ठीक है, चलो नहीं समझ में आया ना? लग रहा है मुझे। ओके ओके, हाँ सर, ठीक है, मैं दोबारा बता दूं। चलो सुनो ध्यान से। पीएच बराबर फॉर्मूला एक होता है पीके प्लस माइनस 1। दिस इज द वैल्यू फॉर पीएच विच कैन बी फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ एन एसिड एंड इट्स सॉल्ट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बफर का पीएच कितना होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं अगर हमें पीके की वैल्यू पता है। यहाँ पे पीके की वैल्यू इन्होंने दे रखी है। तो इसमें क्या सिस्टम होता है कि अगर आपको किसी पीके की वैल्यू पता है, उसमें आप प्लस माइनस 1 करके वो रेंज निकाल सकते हो जिस रेंज का पीएच वो बना सकता है। सिंपल। तो अब इसमें खुद देख लो ना, मैंने अभी पहले ट्राई करी थी 4.74 तो उसी से मुझे पता लग गया कि 3.74 से लेकर 5.74 तक का बना सकता है। दैट इज यही आंसर होगा क्योंकि पीएच 5 का बनाना है। सो ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ओके, ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? अब मान लो वो पूछ लेता कि भाई हमें 8.25 से लेके 9.25 के बीच में कोई एक वैल्यू दे देता। ठीक है, कोई भी मतलब कि इस रेंज का बनाना है, तो आप कैसे बना दें बताओ?
अच्छा +-1 तो 10.25 तक का बन जाएगा। तो इस रेंज में 9.25 का ले लेते हैं। समझ रहे हो? तो एक तरह से ये शॉर्टकट का ट्रिक ये है कि जिस भी पीएच के बफर बनाने के लिए यूज़ होता है, उसमें पी के वैल्यू आप क्या करेंगे, उसके +-1 की रेंज में ले सकते हैं। ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। अच्छा क्वेश्चन है। What volume of 0.1 m CH3CONA should be mixed with 100 ml of 0.1 m CH3COH to get the buffer of pH 4.74? ये कह रहे पीएच बनाना है 4.74 का 4.74 का। तो आपको कितने एमएल लेने पड़ेंगे CH3CONA दैट इज सोडियम एसिटेट के, ताकि आप उसे मिक्स कर सको एसिटिक एसिड। वॉल्यूम की बात हो। देखो इसको समझो, ये अगर चाहो तो डायरेक्ट भी हो सकता है और चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। आंसर एक ही यहाँ। उसने मुझसे बोला कि 0.1 एम के कितने लो, CH3CON के 0.1 एम अगर कॉन्सेंट्रेशन है तो इसका वॉल्यूम कितना लो, ये पूछा है। समझ गए? ये पूछा है। अगर अब मैं बात देखूं, ध्यान से सुनना, तो इनका पीके वैल्यू जो होता है वो 4.74 ही होता है। 4.74 होता है। एक बात ठीक है। तो यहां से अगर मैं पीएच की वैल्यू निकालना चाहूं तो पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड से मुझे इनकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 0। भाई पीएच माइनस पी के हो जाएगा 4.74 माइनस 4.74 0। तो 0 बराबर क्या आ गया, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो कुल मिला के एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो इसकी जो रेशो आएगी, इसकी जो रेशो आएगी उसका आंसर क्या आएगा सर, बताओ। 1 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, नहीं आएगा, log 1। और log 1 की वैल्यू 0। एक चीज तो क्लियर होगी कि ये इक्वेशन प्रूफ हो रही है, ये इक्वेशन प्रूफ हो रही है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो मिक्सचर है वो इसके यानी COH के 0.1 एम में सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, सेम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब जितने इसके ml 100 ml इसके भी 100 ml हो जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? ये चीज आपको ध्यान देनी है। अभी एक क्वेश्चन और आएगा, उसमें आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, वो थोड़ा सा अलग भी है और उसमें क्लियर भी हो जाएगा। सो बी विल बी द आंसर। शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। शॉर्टकट तरीका ये है, क्योंकि सोल्ट अपॉन एसिड का जो रेशो आया वो 1 आया। अगर वो 1 है तो इसका मतलब क्या है कि जितना सोल्ट है उतना ही एसिड का रेशो है। यानी कि जितना वॉल्यूम हमने एसिड का लिया उतना ही वॉल्यूम सोल्ट का भी है, तभी तो इक्विमोलर मिक्सचर बनता है। दैट्स इट। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। इन ए लैब a student adds 10 ml of 0.1 m HCl to 100 ml of acetate buffer. pH is 4.74. The pH will, ये कहना है एक प्रयोगशाला में एक छात्र 10 ml 0.1 m HCl को 100 ml एसिटेट बफर में जिसका pH 4.74 है उसमें मिलाता है। तो pH क्या होगा, इंक्रीज शार्पली अचानक बढ़ जाएगा, डिक्रीज शार्पली अचानक घट जाएगा, रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज लगभग अपरिवर्तित रहेगा, एंड बिकेम 7 दैट इज 7 हो जाएगा। ये हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को भी मैं कहूंगा कंसेप्ट वाइज है। अभी आपके दिमाग में तो वही चल जाओगा कि सर इस बार तो आप 10/100 करवाओगे वॉल्यूम में। मैं ऐसा कुछ नहीं करवा रहा, मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। आप HCl मिक्स कर रहे हो और HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब जो बफर होते हैं उनका एक काम है बफर सॉल्यूशन का, दैट दे रेजिस्ट द चेंज इन pH value when a strong acid or strong base mix with them। इसका मतलब क्या है कि बफर वो सॉल्यूशन है जो पीएच चेंज होने से रोकते हैं। तो अगर आप उसमें 0.1 ml Cl मिलाएंगे भी
तो इसका pH चेंज नहीं होगा, बिकॉज ये बफर है, पहले से ही बफर है, तो इसका pH चेंज नहीं होगा। सी दैट इज रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। हमारे पास यहाँ एसिडेट बफर आएगा। एसिडेट पता है हमें कि एसिडिक होता है, एसिडिक बफर है। अब उसमें हमने HCl मिला दिया, तो जब HCl मिलाएंगे ना तो एक तरह से वो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा HCl को, और उसके पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। जनरली बफर में यही कंडीशन होती है कि अगर कोई HCl मिलाते हो तो कोई चेंज नहीं होता। अगर कोई बेसिक बफर है लाइक NH4OH का, तो अगर उसमें कोई बेस मिलाओगे तो भी कोई असर नहीं होगा, चाहे मिलाओ कम चाहे मिलाओ ज्यादा। जनरली बहुत ही जो कम होता है चेंज वो नोटिसेबल होता ही नहीं, इसलिए हम इसे जनरली ये लिखते हैं रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज, रिमेन ऑलमोस्ट अनचेंज। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH4Cl मस्ट बी एडेड टू 2 liter of 0.1 m NH3 to prepare a buffer of pH 9.25? केवी जो दिया हुआ है 9 NH3 के लिए 1.8 into 10⁻⁵ दिया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इस बार इसने मॉल्स पूछे हैं, मतलब क्वेश्चन बफर से रिलेटेड है, पीएच से रिलेटेड है, पूछ रहा है कि मॉल्स कितने हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसने मॉल्स पूछी तो कुछ सोच के कहा होगा इसने, है ना? तो अब हम मॉल्स निकालने के लिए सबसे पहली बात है कि मोलैरिटी कहाँ से निकालें, और उसका तो फॉर्मूला है हमारे पास, है ना? चलो इसको करते हैं शुरू। अब यहाँ शुरू करने से पहले ध्यान दो, मुझे बताना जरा पीएच कितना दिया है बफर का? 9.25 दिया है, ये पीएच दिया है। और अगर मैं NH3 की बात करूं तो ये कैसा बफर मिलाता है NH4Cl के साथ मिलके? क्या मैं कह सकता हूँ ये बेसिक बफर है? और अगर बेसिक बफर है तो इसका पीएच की जगह पीओएच इजी रहता है निकालना। तो इस सॉल्यूशन का पीएच जो दिया हुआ है, पीओएच कितना हो गया? 14 माइनस 9.25। ठीक है, 14 माइनस 9.25, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 4.76। 75 लिख, 4.7। ठीक है, 4.75 ये आ गया। एक चीज तो क्लियर हुई कि मैंने क्या किया, मैंने किया कि पीएच दे रखा था और हमारे पास जो सिस्टम दे रखा था वो बेसिक था, तो सबसे पहले मैंने पीओएच निकाला, ना कि पीएच लेके चलो, तो पीओएच मुझे मिल गया। एक बात, ठीक है। अब मुझे फॉर्मूला लगाना है पीओएच बराबर पी के बी प्लस लोग ऑफ किसका? सॉल्ट अपॉन बेस। तो पीओएच पीकेबी की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 4.75 प्लस log ऑफ salt दैट इज NH4Cl, ये सॉल्ट है, और अपॉन बेस दैट इज NH3। अब आप कहोगे सर इन्हें एज क्यों लिख रहे हो, इसकी तो हमें वैल्यू भी पता है पता, मुझे पता है वैल्यू पता है हमें। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे जो ये है ना, ये पी के बी नहीं, पीओएच की वैल्यू 4.75 इज इक्वल पी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम पी के बी की भी वैल्यू रख सकते हैं, और ये देखो 1.8 इंटू 10⁻⁴ है, तो पी के की वैल्यू आएगी 4.74। हम 5 ही रख लेते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ये रहने दो, 4.74 ही रखेंगे, क्योंकि इसमें कहीं भी जीरो वाला आंसर नहीं है, तो जब जीरो वाला आंसर नहीं है तो मत रखो। पॉइंट में है ना आंसर, तो इसलिए पॉइंट की भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो अब 4.75 इज इक्वल 4.74 प्लस log ऑफ NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन है इज, लेकिन NH3 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम रख सकते हैं दैट इज 0.1। ठीक है, अब आगे सुनो, ये 4.75 में से 4.74 घटाओ तो ये 0.01 बचा, और इक्वल में क्या रह गया? log NH4Cl अपॉन 0.1 का कॉन्सेंट्रेशन। ये इधर जाके मल्टीप्लाई, यस और नो? बोलो बोलो। एक मिनट, पहले तो लॉग सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, पहले लॉग सॉल्व होगा तो जब ही तो उधर जाएगा, तो लॉग सॉल्व करो पहले। ये हो गया 10⁻⁴ 0.01 इज इक्वल हो गया NH4Cl
अपॉन 0.1। डायरेक्ट नहीं जा सकता, जब तक लॉग है तो लॉग पहले आएगा फिर जाएगा। खैर, तो 10 ये जो 0.01 है इसकी वैल्यू होती है 1.023, 1.023। और अंदर यहाँ पे क्या रह गया, NH4Cl ऊपर एज इट इज, नीचे 0.1। अब ये जो 0.1 है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो NH4Cl का आपके पास क्या आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 1.032 मल्टीप्लाई बाय 0.1, दैट विल बी इक्वल टू 0.0, एक बार है ना, हाँ, तो 0.1 ये आएगा। मल्टीप्लाई कर रहा था तो पॉइंट में देख रहा था, 4 पॉइंट पहले आया, ठीक है, तो ये आ गया। अभी ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो NH4Cl का आया है, अभी ये जो कॉन्सेंट्रेशन आया है वो NH4Cl का है, कॉन्सेंट्रेशन आया, कॉन्सेंट्रेशन आया है, ये मोल्स नहीं आए, कॉन्सेंट्रेशन आया है। और कॉन्सेंट्रेशन भी कौन से वाला है, मोलैरिटी वाला। और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई मुझे बता दो, तो होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मोल्स कितने हैं ये हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं मोलैरिटी के, ठीक है, किसके, मोलैरिटी। तो मोल्स बराबर में लिख सकता हूँ क्या, मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ओके, तो मोलर मास कितना है बताओ, नहीं एक से, मोलर मास की जरूरत नहीं है हमें, सॉरी, ये हम कर सकते हैं मोलैरिटी, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो एन बराबर मोलैरिटी कितनी आई हमारी, जो भी कॉन्सेंट्रेशन आया 0.1023, और मल्टीप्लाई वॉल्यूम से कर लो, वॉल्यूम है 2 लीटर, तो एन बराबर कितना आ गया 0.2046, ये आया। दिस इज द नंबर ऑफ मोल, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें हमें थोड़ा सा डीप करना पड़ा, जनरली इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स कर दी। पहली बात तो कि केबी भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एक बात, उसने पीएच वैल्यू दी है जबकि ये पीओएच वाला सॉल्यूशन है, तो एक चीज तो हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे पड़ गई थी। फिर हमने इजीली करके इसमें से आराम से इनका कॉन्सेंट्रेशन निकाला, तो एक सॉल्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन हमें नहीं दिया था वो निकल लिया, NH4Cl का निकाल लिया, और फिर उस कॉन्सेंट्रेशन को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो कुल मिला के बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स करके आपको दी गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एसीटेट बफर, व्हाई सोडियम एसीटेट एडेड टू एसिटिक एसिड। ये कह रहे हैं कि जब एसीटेट बफर बनता है तो सोडियम एसीटेट को एसिटिक एसिड में क्यों मिलाया जाता है, बताओ क्यों मिलाया जाता है। टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी, उसकी चालकता बढ़ाने के लिए। टू प्रोवाइड द कॉन्जुगेट बेस CH3CO नेगेटिव फॉर द बफर एक्शन, बफर क्रिया है तो संयुग्मी क्षार उपलब्ध कराने के लिए। टू न्यूट्रलाइज द एसिड कंप्लीटली, अम्ल को पूरी तरह निष्क्रिय करने के लिए। और टू चेंज द कलर, रंग बदलने। फ्रेंड ध्यान, CH3COOH जब हम मिलाते हैं CH3COO में, दैट इज सोडियम एसीटेट में, ठीक है, तो फ्रेंड इसमें मेनली क्या होता है, इसमें होता है बफर एक्शन, जिसके कारण एक बनता है कॉन्जुगेट बेस CH3COO, ठीक है, क्या बनता है कॉन्जुगेट बेस CH3COO, उसमें से CH3CO नेगेटिव बनता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ताकि संयुग्म क्षार बन सके इसलिए। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। एडिंग 1 ml of 1 m NaOH to 100 ml of a buffer, 0.1 m CH3COH, 0.1 m CH3CONA, the pH change will, ये कह रहे हैं कि आपके पास एक बफर है 0.1 m CH3COH प्लस 0.1 m CH3COONA, इनका आपके पास क्या बफर है। ओके, अब इस बफर में आपने क्या करा, NaOH मिला दिया, तो ये कह रहे हैं जो पीएच चेंज होगा वो कितना होगा। तो ध्यान दो, NaOH मिलाया ना, और NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है फ्रेंड्स, और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलाने से बफर में कोई चेंज नहीं होता, पीएच में कोई चेंज नहीं आता, दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर, नेग्लिजिबल। ध्यान दो, वो इसमें मैंने इसे डायरेक्टली नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन से मैं तो बनाया, ठीक है, तो और स्ट्रॉन्ग बेस से पीएच चेंज नहीं होता, सो डी विल बी द आंसर, कि उसका इफेक्ट होगा वो नेग्लिजिबल। करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इफ ए बफर pH माइनस pKa इज इक्वल टू द सॉल्ट अपॉन एसिड रेशियो इज, बहुत इजी है, ये कह रहे हैं जो pH माइनस pKa होता है उसकी वैल्यू 2 है। अब इसको अगर मैं कंपैरिजन से देखूं तो pH माइनस pKa बराबर क्या होता है, लो बेस सॉल्ट अपॉन एसिड,
ठीक है, ये होता। अब इसकी ही वैल्यू कितनी दे दी 2, तो 2 इज इक्वल लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। और अगर मैं इधर से लॉग हटाऊं तो हो जाएगा 10⁻2 इज इक्वल सॉल्ट अपॉन एसिड। दैट विल बी 100 अपॉन 1 इज इक्वल सॉल्ट अपॉन एसिड। तो सॉल्ट अपॉन एसिड का ही पूछा गया है, इसलिए क्या हो गया 100/1। ध्यान देना, इसमें कई बार ऐसा होता है वो उल्टा पूछ लेते हैं, एसिड अपॉन सॉल्ट को पूछ लेते हैं। तो आपको सॉल्ट अपॉन एसिड के हिसाब से करना है, और अगर एसिड अपॉन सॉल्ट दे रखा है तो उसके हिसाब से करना है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। pH ऑफ एन इक्विमोलर मिक्सचर NH4OH एंड NH4Cl इज। बहुत इजी है, इन्होंने कहा भाई pH बताओ जब इनके इक्विमोलर मिक्सचर मिलाया जाता है। इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब क्या है कि जो NH4OH है उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 यूनिट है आज, ठीक है, और इसका जो सॉल्ट है NH4Cl, इसका भी जो कॉन्सेंट्रेशन 1 यूनिट है, यही उतर सकता है बस इसका। तो pH बराबर pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, नहीं बेस आएगा यहाँ, ठीक है। और जब बेस आएगा तो ये भी ध्यान दो कि यहाँ pH नहीं निकलेगा, POH निकलेगा। POH बराबर pKb प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से POH बराबर pKb, pKb कितना है इसका बताओ, यहाँ से निकाल लो ना 4.74, इससे जो pKb की वैल्यू आती है 4.74 आती है, ये हो गया। प्लस अब इनके इक्विमोलर मिक्सचर है सॉल्ट अपॉन एसिड के, तो अगर मैं इन्हें करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ लॉग सॉल्ट अपॉन बेस बराबर 1/1 एंड log 1/1 का मतलब है log 0, log 1 एंड जिसका मतलब है 0। भाई log 1/1 का मतलब भी तो log 1 ही है, इसकी वैल्यू आएगी 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई। तो POH बराबर 4.74 आया, और जैसे ही आया pH आप बता सकते हो दैट इज 14 माइनस 4.74 9.26। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या आया? सी। तो समझ में आया क्वेश्चन क्या दे रहा है? क्वेश्चन ये दे रहे हैं कि POH दिया हुआ है या पी मतलब PKa दिया हुआ है, वो आपको देखना है, उसके अकॉर्डिंग करना है कि POH है या pH है। तो हमें जनरली pH निकालना होता है और देते हैं इक्वेशन POH है, तो ये सारी चीजें आपको खुद से लगानी पड़ेगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। ब्लड मेंटेन्स इट्स pH ड्यू, रक्त pH को किस कारण स्थिर रखता है? देखो भाई, जो ब्लड होता है मैंने उसमें कल बताया था, उसमें यूज होता है बाइकार्बोनेट बफर, बाइकार्बोनेट बफर, यानी बी इज द आंसर। अब बाइकार्बोनेट होता क्या है? बाइकार्बोनेट होता है जैसे आपका आता है H2CO3, ठीक है, इसमें से अगर हम CO3 को अलग से निकालें तो ये बनता है। अब ये जो मिक्सचर होता है इन्हीं के मिक्सचर वो कहलाता है बाइकार्बोनेट, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 25। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे। टू प्रिपेयर अ बफर ऑफ pH 9, बेस्ट चॉइसेस सेम तरीका है कि pH कितना है 9, pK की वैल्यू में गिवन है, ठीक है, और हमें क्या बताना है कि सबसे सही विकल्प कौन सा, सबसे सही विकल्प कौन सा होगा वो बताओ। बताओ, मैंने अभी अभी समझाया था ना, अगर pH है और pK वैल्यू देख रही है तो आपको क्या करना है, इसी की वैल्यू देख लो किसमें, pH बराबर क्या होता है pK प्लस माइनस 1 में, आपको सारी मिल जाएगी, ठीक है। pH 9 है, ठीक है, तो 9 हो गया। अब इसमें pK कितना रखना है बताओ, बताओ बताओ, pK कितना रखूं? pK में रख सकता हूँ +-1 प्लस pKa के हिसाब से, तो ये जो रेंज आएगी इसकी दो रेंज आएगी, ये आ जाएगी एक तो 8 से लेकर 10 तक, इनके बीच में दैट इज NH4 पॉजिटिव 10.25 आंसर सबसे बेस्ट है। सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी सबसे करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। बफर सॉल्यूशन कंटेन 0.1 m NH4OH Kb 1.8 into 10⁻⁵ and 0.1 m NH4Cl is its pH is। इसका भी pH बताना है, NH4OH का दिया हुआ है, Kb दिया हुआ है और NH4Cl। अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी एकदम कि NH4OH बेस है, ठीक है, और इसके लिए जो Kb दिया हुआ है इससे हम क्या निकाल लेंगे, माइनस लॉग Kb,
दैट विल बी 4.74। ये हम निकाल लेंगे आते आप। ठीक है, ये पी के बी की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो गई? पी के बी। अब पीएच बताना है। ठीक है, तो पीएच निकालने से पहले हम क्या करेंगे? पीओएच निकाल लेंगे। दैट विल बी पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। ठीक है, तो पीओएच बराबर क्या आ जाएगा? पी के बी 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट का 0.1 और जो हमारा मेन बेस है उसका भी 0.1। तो ये तो 1 हो गया और लॉग 1 की वैल्यू 0। तो पीओएच बराबर सीधे सीधे क्या होगा? 4.74 4.74 पीएच हो गया। अब जब ये पीओएच हुआ तो पीएच क्या हुआ इसका? बहुत इजी, 14 में से माइनस कर दो। दैट विल बी 9.26। सी इज द आंसर। कौन सा आया? सी। ठीक है, इतनी बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। द हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन और द बेसिक बफर इज। क्षारीय बफर के लिए हेंडरसन हेजलबैक समीकरण कौन सी है? क्षारीय बफर के लिए, तो क्षारीय के लिए देखो कौन सी होती है? पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। अब कौन सी इक्वेशन इससे परफेक्टली मैच कर रही है? दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर है? बी। क्वेश्चन नंबर 29। ऑन एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ HCl टू एसिटेट बफर। एसिटेट बफर में थोड़ी मात्रा HCl मिलाने पर, ठीक है, बताओ क्या होगा? एसिटेट बफर है, थोड़ी सी मात्रा आपने HCl मिला दी, क्या होगा? पीएच कांस्टेंट रहेगा। वेरी गुड आंसर, बहुत जल्दी आंसर दिया इसका। ठीक है, पीएच कांस्टेंट रहेगा। रीजन क्या है? बफर में थोड़ा बहुत HCl मिलाने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 30। द सॉल्ट एंड एसिड रेशियो ऑफ द बफर पीएच 5.74 एंड पीके 4.74 इज। ये कह रहे हैं जिसका पीएच 5.74 और उसका पीके 4.74 वाले बफर में एसिड सॉल्ट अपॉन एसिड का अनुपात क्या होगा? तो इस बार मजेदार ये है कि पीएच भी दे दिया और पीके भी दे दिया। आपको क्या बताना है? सॉल्ट अपॉन एसिड का रेशो बताना। तो पीएच बराबर पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये फॉर्मूला होता है। पीएच की वैल्यू कितनी है बताओ? 5.75। पीके की वैल्यू कितनी है? 4.75 प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो अगर इसको माइनस करोगे तो कितना आ सकता है? 1 आ सकता है। मैं इसको 1 मान के चलूं। 4.7 4.74 है। ठीक है, तो 1 आ गया। 1 बराबर लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब देखो, जब लॉग के अपोजिट सामने की साइड एसिड होता है तो वो 10 टू द पावर में चला जाता है। तो 10 टू द पावर 1 इज इक्वल सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट अपॉन एसिड, तो सॉल्ट अपॉन एसिड का सिंपल सा रेशो कितना आ गया? ये आ गया 10/1। 10:1। सो बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सवाल? बी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ आपके बफर सॉल्यूशन के 15 और क्वेश्चन मैंने करा दिए, 16 से लेकर 30 तक। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर इनमें कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो। और बफर सॉल्यूशन के इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन इसी तरह के आएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन शायद ही आ जाए। ठीक है, तो आई होप कि लेक्चर तो बढ़िया लगा होगा। जिन जिन ने अच्छे से अटेंड किया, जिन्होंने कमेंट किया, बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। उसी से आप सीखते हो, अपनी गलतियां वापस आ जाती हैं। जो हम गलती एक बार कर लेते हैं दोबारा नहीं करते, क्योंकि एक बार हमें पता लग जाता है अच्छे से। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको बताए कराए। तो आई होप कि अच्छे लगे होंगे। तो लाइक जरूर करना और ग्रुप पे अपने ओपिनियन शेयर कीजिए प्लीज। एंड अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपको लगा है फीडबैक को जरूर दें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे कल। गुड बाय एवरीवन।